आज हम चर्चा करेंगे गिडिंग्स के संरचनाकरण के सिद्धांत पर। गिडिंग्स द्वारा प्रस्तुत संरचनाकरण एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत है जो संरचना तथा एजेंसी में से किसी को प्राथमिकता नहीं देता, बल्कि इन दोनों की व्याख्या पारस्परिक निर्भरता के आधार पर करता है। साथ ही यह सिद्धांत सामाजिक तथ्यों की विवेचना में लघु या वृहत उपागम में से किसी एक के आधार पर कोई विश्लेषण करना सही नहीं मानता। गिडिंग्स ने संरचनाकरण के सिद्धांत को मुख्य रूप से जो उनकी पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, समाज की रचना में प्रस्तुत करने के साथ ही इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख अपनी एक अन्य पुस्तक सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी में भी किया। समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में आज संरचनाकरण के इस सिद्धांत को व्यक्ति और समाज के संबंध को समझने के लिए एक प्रमुख आधार के रूप में देखा जाने लगा है। गिडिंग्स से पहले समाजशास्त्र के संस्थापित सिद्धांतों के द्वारा एक ऐसे द्वैतवाद को विकसित किया गया था जिसके अंतर्गत व्यक्तिकर्ताओं अथवा सामाजिक संरचनाओं में से किसी एक को दूसरे की तुलना में अधिक महत्व देने का प्रचलन हो गया था। गिडिंग्स ने अपने संरचनाकरण के सिद्धांत में इस द्वैतवाद को एक सहगामी द्वैधता के रूप में बदलने का कार्य किया। सहगामी द्वैधता किसे कहते हैं, इसको भी गिडिंग्स ने स्पष्ट किया है। उनके अनुसार सहगामी द्वैधता वह दशा है जो सिक्के के दो पहलुओं की तरह एक दूसरे से भिन्न दो तथ्यों या दशाओं की संयुक्तता या पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करती है, पृथकता को नहीं। अर्थात गिडिंग्स ने इस बात पर बल दिया कि विभिन्न सामाजिक संरचनाओं का निर्माण व्यक्तिकर्ताओं के बिना संभव नहीं, जबकि कर्ताओं के व्यवहारों को निर्देशित और व्यवस्थित करने में उन संरचनाओं की विशेष भूमिका होती है जिनमें बहुत सी संस्थाओं, प्रतिमानों तथा संसाधनों का समावेश होता है। इस अर्थ में संरचनाकरण के सिद्धांत का मूल उद्देश्य संरचना तथा व्यक्तिकर्ताओं के विभेद को दूर करना है। गिडिंग्स ने इस तथ्य पर भी बल दिया कि सामाजिक संरचना किसी भौतिक संरचना जैसे मकान की संरचना की तरह अपरिवर्तनशील नहीं होती। भौतिक संरचना को एक विशेष रूप और आकार मिल जाने के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसके विपरीत सामाजिक संरचना का निर्माण व्यक्तियों की जिन अंतर्क्रियाओं और सामूहिक शक्ति से होता है उनमें एक निरंतरता होने के कारण सामाजिक संरचना के रूप और आकार में भी परिवर्तन होता रहता है। इस दृष्टिकोण से जिस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न संरचनाओं की रचना और पुनर्रचना की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है, उसी को गिडिंग्स ने संरचनाकरण के नाम से संबोधित किया। स्पष्ट है कि संरचनाकरण के सिद्धांत के द्वारा उन्होंने व्यक्ति और समाज के संबंध को एजेंसी और संरचना के संबंध के रूप में बदल दिया। इस संबंध को स्पष्ट करने वाली दशाओं को ही उन्होंने एजेंसी और संरचना की सहगामी द्वैधता कहा है। उपयुक्त विवेचन के संदर्भ में गिडिंग्स के विचारों से संबंधित कुछ प्रमुख आधारों को निम्नांकित रूप में हम समझ सकते हैं। सबसे पहला, गिडिंग्स ने व्यक्ति अथवा एजेंट के महत्व को स्पष्ट करने वाले सिद्धांतों तथा समाज या संरचना में से किसी एक की प्राथमिकता वाले सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन करके इन दोनों से संबंधित विचारों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह बताया कि समाज विज्ञानों के अध्ययन का मूल आधार न तो व्यक्तिकर्ताओं के अनुभव हैं और न ही एक विशेष प्रकार की सामाजिक समग्रता है। वास्तव में इसका संबंध एक समय और स्थान के अनुसार व्यवस्थित होने वाले व्यवहार के कुछ विशेष तरीके हैं। दूसरा, उन्होंने बताया एजेंसी तथा संरचना को एक दूसरे से पृथक करके नहीं समझा जा सकता। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। इसका तात्पर्य है कि सभी सामाजिक क्रियाओं की एक संरचना होती है एवं सभी संरचनाओं में
व्यक्तियों की बहुत सी पारस्परिक क्रियाओं का समावेश होता है। इस प्रकार एजेंसी और संरचना मानवीय क्रियाओं तथा व्यवहारों के रूप में आपस में एक दूसरे से गुथी हुई रहती हैं। इस दृष्टिकोण से संरचनाकरण वह दशा है जो एजेंसी तथा संरचना की सहभागी द्वैधता अथवा पारस्परिक आदान प्रदान की प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। तीसरा, संरचनाकरण के विश्लेषण में मानवीय व्यवहारों का विशेष स्थान है, लेकिन इन व्यवहारों की पुनरावृत्ति भी होती रहती है। इसका अर्थ है कि मानव की सभी क्रियाएं केवल उसी के द्वारा निर्मित नहीं होती, बल्कि व्यक्तियों की विभिन्न अंतर्क्रियाओं के द्वारा कुछ ऐसी दशाएं भी निर्मित होती हैं जो मानवीय व्यवहारों को नया रूप देने लगती हैं। मानव व्यवहारों का बदलता हुआ रूप ही मानवीय चेतना और एक विशेष संरचना का निर्माण करता है। चौथा, गिडिंग्स ने बताया, मानवीय चेतना की प्रतिवर्ती प्रकृति को मानवीय अंतर्क्रियाओं की पुनरावृत्ति के एक प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने लिखा कि मानवीय कर्ता केवल स्वयं के प्रति ही चेतन नहीं होते, बल्कि उनके द्वारा विभिन्न गतिविधियों तथा संरचनाओं से संबंधित प्रचलित विशेषताओं को भी व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया जाता रहा है। इस तथ्य के द्वारा गिडिंग्स ने विचारों के तार्किक आदान प्रदान की उस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जिसके द्वारा कर्ता के व्यवहारों, विभिन्न संरचनाओं तथा मानवीय चेतनाओं का निर्माण होता है। इस तरह गिडिंग्स ने एजेंसी तथा संरचना से संबंधित विषय को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया संबंधी तथा गतिशील तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है। संरचनात्मक सिद्धांत के मुख्य जो तत्व बताए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला तत्व है एजेंट। गिडिंग्स ने संरचनाकरण संबंधी विचारों को एजेंट अथवा वैयक्तिक कर्ताओं की अवधारणा से आरंभ किया। कर्ता ही अपने विचारों और गतिविधियों को एक विशेष भौतिक और सामाजिक संदर्भ में संचालित करते हैं। स्वयं अपनी सुरक्षा की भावना के कारण कर्ता अपने चारों ओर की दशाओं का एक विशेष तरह से विवेकीकरण करते हैं। विवेकीकरण का तात्पर्य कर्ताओं द्वारा अपने दैनिक जीवन को इस तरह व्यवस्थित करना होता है जिससे उनमें सुरक्षा की भावना पैदा होने के साथ ही वे अपने सामाजिक जीवन के साथ एक अधिक उपयोगी तालमेल बैठा सकें। कर्ताओं के सामने विभिन्न क्रियाएं करने के लिए अनेक आवश्यकताओं और इच्छाओं के रूप में ऐसी प्रेरणाएं भी होती हैं जो उनकी क्रियाओं की प्रकृति को प्रभावित करती हैं। गिडिंग्स का विचार है कि हमारी अधिकांश क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष प्रेरणा से प्रभावित नहीं होती, बल्कि इस तरह की अनेक प्रेरणाएं अचेतन प्रकृति की होती हैं। इसके बाद भी मानवीय व्यवहारों के संचालन में प्रेरणाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य मिलती है। दूसरा प्रमुख जो सिद्धांत है संरचनात्मक, इस सिद्धांत का मुख्य तत्व अभिव्यक्ति संबंधी तथा व्यवहारिक चेतना। अभिव्यक्ति संबंधी चेतना का संबंध कर्ताओं की उस योग्यता से है जिसके द्वारा वे अपनी क्रियाओं को शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। व्यवहारिक चेतना का रूप उन क्रियाओं में स्पष्ट होता है जो कर्ताओं द्वारा इच्छित होती हैं, लेकिन जिन्हें वे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते। गिडिंग्स के अनुसार संरचनाकरण के सिद्धांत के संदर्भ में व्यवहारिक चेतना ही अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसका संबंध कर्ताओं द्वारा कहे जाने वाले शब्दों से न होकर उन वास्तविक क्रियाओं से होता है जिनमें कर्ता की अपनी रुचि होने के साथ ही वे कर्ताओं द्वारा इच्छित भी होती हैं। तीसरा है एजेंट से एजेंसी की ओर संक्रमण। व्यवहारिक चेतना के अंतर्गत कर्ताओं के द्वारा जो वास्तविक क्रियाएं की जाती हैं उनके आधार पर कर्ता ही एक एजेंसी अथवा अभिकरण के रूप में बदल जाता है। एजेंसी को परिभाषित करते हुए गिडिंग्स ने बताया है, एजेंसी का संबंध उन घटनाओं से है जिसका कारण स्वयं व्यक्ति अथवा कर्ता होते हैं। कारण यह है कि जो कुछ घटित होता है वह तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें व्यक्तियों का सहभाग न हो।
इस संबंध में गिडिंग्स ने एजेंसी की प्रकृति को व्यक्तियों की इच्छित क्रियाओं से पृथक करके स्पष्ट किया है। चौथा है क्रिया में शक्ति का समावेश। संरचनाकरण की विवेचना में गिडिंग्स ने एजेंसी शब्द का प्रयोग शक्ति के अर्थ में किया। शक्ति एजेंसी के रूप में कर्ताओं की क्रिया में निहित होती है। शक्ति का संबंध कर्ताओं द्वारा अपनी सामाजिक दशाओं में विभेद करने की योग्यता तथा परिस्थितियों को बदलने की क्षमता से है। पांचवा है संरचना व्यवस्था तथा संरचना की द्वैधता। ये बताया है गिडिंग्स ने। संरचना के बारे में गिडिंग्स ने लिखा है, संरचना कुछ विशेष नियमों तथा संस्थाओं का प्रतिमान है जो स्वयं कर्ताओं द्वारा अपने विभिन्न व्यवहारों के दौरान निर्मित और पुनर्निर्मित होती रहती है एवं समय और स्थान के अनुसार विभिन्न रूपों में बना रहता है। इस अर्थ में गिडिंग्स ने दुर्खीम के इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि विभिन्न संरचनाएं कर्ताओं से बाह्य होती है तथा उनका व्यक्ति कर्ताओं की क्रियाओं पर एक बाध्यताकारी प्रभाव होता है। सामाजिक व्यवस्था के संबंध में गिडिंग्स ने लिखा है, सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवहारों की वह प्रणाली है जो व्यक्ति कर्ताओं तथा समूह के संबंधों से निर्मित और पुनर्निर्मित होती हैं। उनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था की कोई संरचना नहीं होती, लेकिन इसमें संरचना संबंधी अनेक गुणों या लक्षणों का समावेश होता है। अर्थात विभिन्न संरचनाओं संबंधी अनेक गुणों या लक्षणों का समावेश का तात्पर्य है विभिन्न संरचनाओं को पुनर्निर्मित व्यवहारों के रूप में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखा जा सकता है। संरचना की द्वैधता के बारे में गिडिंग्स ने बताया है, संरचनाकरण का जो सिद्धांत है वह इस विचार पर आधारित है कि एजेंट तथा संरचनाएं विभिन्न घटनाओं के स्वतंत्र सेट नहीं हैं, सामान्य रूप में एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं। इसके बावजूद भी वे एक सहगामी अथवा परस्पर निर्भर द्वैधता को स्पष्ट करती हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं की संरचनात्मक विशेषताएं उन व्यवहारों का माध्यम और परिणाम दोनों होती हैं जो सामाजिक जीवन के दौरान कर्ताओं की क्रियाओं के रूप में उत्पन्न होती हैं। संरचनाकरण के उपयुक्त सिद्धांत के दौरान गिडिंग्स ने इस तथ्य पर बल दिया कि विभिन्न मानवीय समाजों के बाहरी रूप पर अधिक ध्यान देने की जगह उन विभिन्न संस्थाओं को व्यवस्थित बनाना अधिक आवश्यक है जो सभी स्थानों और अविध के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इस संदर्भ में संस्थाओं को उन्होंने व्यवहार के उन प्रमुख संकुलों के रूप में स्पष्ट किया जिनका निर्माण कर्ता की क्रियाओं, सामाजिक संरचनाओं तथा सामाजिक व्यवस्था की पारस्परिक निर्भरता से होता है। इस प्रकार से गिडिंग्स ने अपना संरचनाकरण का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब हम आगे चर्चा करेंगे इस सिद्धांत की आलोचना एवं मूल्यांकन के बारे में, जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है उसके बारे में। सामाजिक एकीकरण की दिशा में व्यक्ति तथा समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए आज गिडिंग्स द्वारा प्रस्तुत संरचना तथा एजेंसी से संबंधित विचारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद भी इयोन क्रैब ने 1992 में गिडिंग्स के विचारों को लेकर लिखी गई पुस्तक में गिडिंग्स के विचारों का विस्तृत मूल्यांकन किया। उन्होंने गिडिंग्स द्वारा प्रस्तुत संरचनाकरण के सिद्धांत में अनेक जो दोष हैं उनका भी उल्लेख किया है। सबसे पहला क्रैब ने बताया कि गिडिंग्स जब संरचना को अनेक सामाजिक व्यवहारों को समग्रता के रूप में देखते हैं तो उनके विचारों की जो तार्किकता है वह संदेहपूर्ण बन जाती है, और कारण यह है कि ऐसे विचारों के द्वारा विभिन्न समाजों की वास्तविक संरचना की प्रकृति को समझना कठिन हो जाता है। दूसरी जो आलोचना है वह है गिडिंग्स की सैद्धांतिक व्याख्या हमारे सामाजिक जीवन से मेल नहीं खाती। सामाजिक विश्व इतना जटिल है कि इसकी व्याख्या केवल संरचनाकरण के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। व्यवहारिक रूप से संरचनात्मक प्रकार्यवाद की पूरी तरह अवहेलना करके संरचना को नए ढंग से परिभाषित करना अधिक उपयोगी प्रतीत नहीं होता।
तीसरी आलोचना की है, गिडिंग्स द्वारा प्रदत्त सिद्धांत में एक ऐसे विश्लेषण की कमी है जिसके आधार पर आधुनिक समाजों की संरचना को समझा जा सके। चौथा जो मूल्यांकन है या आलोचना जिसे हम कहते हैं वो किया गया है कि गिडिंग्स ने जिस तरह अनेक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के कुछ अंशों को लेकर संरचनाकरण से संबंधित एक सैद्धांतिक विवेचना प्रस्तुत की है, वह केवल शब्दों का आडंबर है जिसके निष्कर्ष को केवल 2-3 वाक्यों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पांचवी आलोचना है, गिडिंग्स ने एजेंसी, संरचना तथा व्यवस्था को एक दूसरे से इस तरह मिला दिया कि इनके विचारों को समझना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। उपर्युक्त आलोचनाओं के बाद भी आज अधिकांश विचारक यह मानते हैं कि समकालीन समाजशास्त्र को समझने के लिए गिडिंग्स के विचारों को समझना आवश्यक है। सामाजिक सिद्धांतों से संबंधित कोई भी शोधकर्ता गिडिंग्स के विचारों की अवहेलना करके अपने विश्लेषण को एक व्यवस्थित रूप नहीं दे सकता। स्वयं क्रैब ने आलंकारिक भाषा में यह स्वीकार किया है कि हम भोजन की चाहे जिस मेज पर चले जाएं, उस पर बीच में प्लेट में गिडिंग्स के विचारों के व्यंजन ही सजे हुए मिलते हैं। क्रैब का यह जो अलंकारिक भाषा में उन्होंने लिखा है, यह हमें ये बताता है कि एंथोनी गिडिंग्स का जो सिद्धांत है वह कितना महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र के लिए। तो आलोचनाओं के बावजूद भी जो गिडिंग्स का संरचनाकरण का सिद्धांत है वह समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है, समाजशास्त्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।